जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप सक्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज ये हिंदी का शानदार प्रैक्टिस सेशन होने वाला है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। सही उत्तर अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करते रहें। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? आपसे पूछा गया है हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारूपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक या फिर चीनी तिब्बती? तो राइट आंसर हो जाएगा हिंदी जो है ये भारूपीय परिवार की भाषा है। याद रखेंगे, कई बार प्रश्न पूछा जाता है हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो भारूपीय इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, संस्कृत, तमिल या फिर उर्दू? तो सही उत्तर पता है तो कमेंट करते रहें। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। आपसे पूछा जाए कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो देवनागरी लिपि है। याद रखेंगे, हिंदी भारत की राजभाषा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? कन्नौजी, वांगरू, अवधी या फिर तेलुगु? तो कन्नौजी भी हिंदी के अंतर्गत आती है, वांगरू भी आती है, अवधी भी आती है, जबकि तेलुगु नहीं आती है। तो राइट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अथवा बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो तेलुगु जो है ये हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, बाकी कन्नौजी, वांगरू और अवधी ये हिंदी के अंतर्गत आने वाली भाषा है। अगला प्रश्न है, और एक बात आपसे कहेंगे, जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, निवेदन है आप सभी से जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। डेली अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो विश्वास रखिए हिंदी में एक भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। बस आपको डेली जुड़ना है, सभी प्रश्नों को ध्यान से देखना है। हम मन में जैसा भाव रखते हैं उसका गुप्त प्रभाव हमारे मुखमंडल से रिक्त स्थान दिया है हुआ करता है, प्रकाशित, विकसित, उल्लिखित या फिर परमित? तो हम मन में जैसा भाव रखते हैं उसका गुप्त प्रभाव हमारे मुखमंडल से प्रकाशित हुआ करता है। क्या होगा रिक्त स्थान पर? तो प्रकाशित हुआ करता है। हम मन में जैसा भाव रखते हैं उसका गुप्त प्रभाव हमारे मुखमंडल से प्रकाशित हुआ करता है। याद रखना है। पांचवा प्रश्न है, वर्तमान रिक्त स्थान दिया हुआ है में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं होता? संदर्भ, क्षेत्र, घटनाओं या फिर क्रियाकलापों? तो वर्तमान संदर्भ में भी क्या होगा यहाँ पर? तो वर्तमान संदर्भ में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व जो है कम नहीं होता। तो वर्तमान संदर्भ में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं होता। अगला है, मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा बताइए। नाता टूट जाना, डेरा उठ जाना, अन्न जल उठ जाना या फिर हाथ तंग होना? तो मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है, तो यानी हो जाएगा अन्न जल उठ जाना। क्या कहते हैं जब कहते हैं मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग जो है समाप्त हो गया है, तो क्या बोलेंगे? अन्न जल उठ जाना। राइट आंसर थर्ड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया। रेखांकित वाक्य के लिए सही मुहावरा क्या होगा? जान पर खेलना, लोहे के चने चबाना, एड़ी चोटी का जोर लगाना, लुटिया डुबाना? तो अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा जो होगा एड़ी चोटी का जोर लगाना। क्या हो जाएगा? तो एड़ी चोटी का जोर लगाना। अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया। रेखांकित वाक्यांश के लिए जो शब्द होगा एड़ी चोटी का जोर लगाना। अगला है, नवरस में कौन सा रस शामिल नहीं है? हास्य रस, भयानक रस, अद्भुत रस या फिर वात्सल्य रस? तो नवरस में कौन सा रस शामिल नहीं है? सही उत्तर होगा वात्सल्य रस। क्या हो जाएगा? तो नवरस में कौन सा रस शामिल नहीं है? तो वात्सल्य रस शामिल नहीं है। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। कौन सा रस होगा? भक्ति रस, हास्य रस, वीर रस या फिर श्रृंगार रस? तो चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी में कौन सा रस होगा? राइट आंसर होगा वीर रस होगा। क्या?
तो चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी में कौन सा रस होगा? तो वीर रस होगा। वीर रस का अस्थाई भाव आपको बताना है। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो हास्य का हास होता है। श्रृंगार का क्या होता है? तो रति होता है। वीर रस का अस्थाई भाव आप बताएंगे। अगला है, किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस या फिर हास्य रस? तो किस रस को रसराज कहा जाता है? राइट आंसर होगा श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। पूछा जाए कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। क्या? तो रति होगा, याद रखेंगे। यहाँ पर अगर पूछा जाए वीर रस का स्थायी भाव तो उत्साह हो जाएगा। शांत रस का क्या होगा? तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद हो जाएगा। और हास्य का क्या होगा? तो हास्य का स्थायी भाव हास होगा, याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 10 प्रश्न हो चुके हैं। आप लोग कमेंट करके अपना स्कोर बताएं कि 10 प्रश्न में अब तक आप कितने प्रश्न सही कर पाए। तब तक हम आगे बढ़े, तब तक आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? हर गीतिका, कुंडलिया, सवैया या फिर वरवे? तो दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंडलिया बनता। जब आप दोहे और रोले को मिलाएंगे तो कौन सा छंद बनेगा? तो सही उत्तर होगा क्या? तो सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो कुंडलिया बनेगा। दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनेगा? तो कुंडलिया बनता है, याद रखना है। 12 नंबर प्रश्न है, अर्ध सम्मात्रिक जाति का छंद कौन सा है? रोला, दोहा, चौपाई या फिर कुंडलिया? तो अर्ध सम्मात्रिक छंद कौन सा है? तो अर्ध सम्मात्रिक छंद की जब बात करेंगे तो सही उत्तर होगा दोहा। कितनी मात्राएं होती? तो 13 11 11, याद रखेंगे। 13 13 11 11 मात्राएं होती कहाँ पर? तो दोहा में। चौपाई की बात करेंगे तो चौपाई जो है ये सम्मात्रिक छंद है। क्या है? तो चौपाई जो है ये सम्मात्रिक छंद है। कितनी मात्राएं होती? तो चौपाई में क्या? तो 16 मात्राएं होती। कितनी? 16 होती, इसलिए ये सम्मात्रिक छंद है, याद रखना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन हिंदी कविता में मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं? कबीर, शौर्य, तुलसी या फिर निराला? तो निम्नलिखित में से कौन हिंदी कविता में मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं? राइट आंसर इसका होगा क्या होगा? बताना है आपको। सही उत्तर निम्नलिखित में से कौन हिंदी कविता में मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो सही उत्तर इसका होगा क्या होगा? तो राइट आंसर यहाँ पर होगा निराला। क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा निराला, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, छंद रस का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? छंद रस का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? बताना है कि छंद रस का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या फिर उपनिषद में? तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है कहाँ पर? तो ऋग्वेद में। कहाँ पर? तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ये ऋग्वेद में मिलता है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? उल्लेख, उपमा, रूपक या फिर अतिशयोक्ति? तो रूपक में भेद रहित आरोप, उपमा आपको बताना है, अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ाकर। तो नवल सुंदर श्याम शरीर में जो अलंकार हो जाएगा ये उल्लेख होगा। क्या? तो नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? तो उल्लेख हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास, लेश, यमक या फिर उत्प्रेक्षा? तो हमने आपको बताया जब एक ही शब्द 2 बार आए, क्या? तो जब एक ही शब्द 2 बार आए और दोनों बार जो अर्थ है वो अलग अलग हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो बेर यहाँ पर 2 बार आई है, बेर का जो अर्थ है अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। तो 3 बेर खाती थी व 3 बेर खाती में कौन सा अलंकार होगा? तो यमक अलंकार होगा, याद रखेंगे। उत्प्रेक्षा की बात करेंगे तो मनमानो, जनजानो जैसे शब्द जब आएँ। अगला है, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा या फिर यमक? तो ये आसान प्रश्न है, सही उत्तर हो जाएगा रूपक। क्या होगा? तो अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में अलंकार जो होगा यह रूपक हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास और सैनी अपभ्रंश से हुआ है? गुजराती, पंजाबी, मराठी या फिर सिंधी? तो बताना है कि निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास और सैनी अपभ्रंश से हुआ है? गुजराती, पंजाबी, मराठी या फिर सिंधी? तो निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास और सैनी अपभ्रंश से हुआ है? राइट आंसर जाएगा गुजराती के साथ। कौन सी भाषा हो जाएगी? तो निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास और सैनी अपभ्रंश से हुआ है? सही उत्तर हो जाएगा गुजराती। क्या होगा? तो गुजराती भाषा का जो विकास हुआ है ये शौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। अगला है,
शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ? 1865, 1870, 1883 या फिर 1888 में? तो शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ? याद रखेंगे 1883 में। कब? तो शिव सिंह सरोज का प्रकाशन हुआ 1883 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? दिनकर, निराला पंत या फिर प्रसाद? तो निम्नलिखित में से आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दिनकर को। किसे? तो निम्नलिखित में से आग और राग का कवि दिनकर को कहा जाता है। निम्नलिखित में से आग और राग का कवि जो है ये दिनकर को कहा जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? श्रीकांत वर्मा, चंद्रकांत देवताले, धूमिल या फिर लीलाधर जगूड़ी? तो नाटक जारी है काव्य संग्रह के जो रचयिता हो जाएंगे कौन? तो लीलाधर जगूड़ी। नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो लीलाधर जगूड़ी हो जाएंगे नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता। अगला प्रश्न है, सप्तऋषि में कौन सा समास है? यहाँ पर हम बात करेंगे कि समास के कितने भेद होते हैं। तो आपसे पूछा जाए तो आप कितना बताएंगे? 6 भेद। यहाँ पर प्रश्न है कि सप्तऋषि में कौन सा समास है? तो सप्तऋषि क्रमधारय होगा, तत्पुरुष होगा, द्वंद्व होगा या फिर द्विगु समास होगा। सर्वप्रथम बात करेंगे क्रमधारय की। तो जहाँ पर विशेषण विशेष का संबंध हो वहाँ पर क्रमधारय समास होता है। तत्पुरुष में कारक चिन्हों का लोप होगा, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होंगे, द्विगु में पहला पद संख्यावाची होगा। तो सप्तऋषि क्या है? संख्यावाची है, इसलिए द्विगु समास हो जाएगा। अगला है, अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया? अकर्मक यानी कि आपको कर्म नहीं मिलेगा। अकर्मक यानी कि आपको वाक्य में कर्म देखने को नहीं मिलेगा। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं क्या पढ़ता हूँ? तो पुस्तक पढ़ता हूँ, कर्म मिल गया इसलिए सकर्मक है। या चीज़ तुम्हारा जी ललचाती, या चीज़ तुम्हारा जी ललचाती, कौन सी चीज़? तो चीज़ है यहाँ पर, ये क्या है? ये भी जो है सकर्मक है, याद रखना है क्या है? तो ये भी सकर्मक है यहाँ पर। और अगला जो है, श्याम सोता है। तो श्याम क्या सोता है? आपको जवाब नहीं मिलेगा। श्याम सोता है, प्रश्न जवाब करेंगे, श्याम क्या सोता है? नींद सोता है? नहीं। तो इसका जवाब को जवाब बीच में नहीं मिलेगा, तो ये अकर्मक है, इसलिए ये जो है सकर्मक ना होकर के अकर्मक है। तो राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। वह अपना सर खुजलाता है। क्या खुजलाता है? तो सर खुजलाता है। याद रखेंगे, सोना, हंसना, ये सब जो है क्या है? तो ये सब अकर्मक क्रिया है, याद रखना है। आगे प्रश्न मिलेगा तो आप गलत नहीं करेंगे। अगला है, अधोलिखित में कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? छोटा बड़ा, हरा पीला, 2 3 राम लक्ष्मण। तो छोटा बड़ा ये भी विशेषण है, हरा पीला विशेषण है, 2 3 विशेषण है, जबकि राम लक्ष्मण विशेषण नहीं है। तो राइट आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा? तो डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्न से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम शब्द किसे कहते हैं? आपको पता ही है। संस्कृत के जो शब्द ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव की बात करेंगे तो संस्कृत के वह शब्द जो परिवर्तित होकर के हिंदी में प्रयोग होते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। तो तस्कर जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है, इसलिए तत्सम हो जाएगा। ज्ञान भी तत्सम है, बोध भी तत्सम है, जबकि हाथ तत्सम नहीं है। तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या होगा? समान, प्रतिदर्शी, अनुकूल या फिर अनुसार? तो प्रतिकूल का विलोम जो हो जाएगा क्या? तो अनुकूल हो जाएगा। प्रतिकूल का विलोम अनुकूल हो जाएगा, याद रखेंगे। प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या होगा? तो प्रतिकूल का अनुकूल हो जाएगा। 27 है, अपनी डफली अपना राग का अर्थ बताइए। बंदर बाट करना, संगठन का भाव, अपना गीत गाना, इनमें से कोई नहीं। तो अपनी डफली अपना राग, इसका जो अर्थ हो जाएगा क्या? तो अपना गीत गाना। क्या? तो अपना गीत गाना। अपनी डफली अपना राग क्या हो जाएगा? तो अपना गीत गाना। दोस्तों 27 प्रश्न थे, तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि 27 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा, कितना स्कोर रहा, आप कितने प्रश्न आप सही कर पाए, ज़रूर कमेंट करके बताएं। इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।